Hello everyone, welcome back to the revision sessions of strategic financial management। और आज अपन जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट रीस्ट्रेटजी। तो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आपके एसएफएम का स्टडी मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। तो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। तो इस लेक्चर में मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगा प्लस याद भी करवा दूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस टॉपिक पे से तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। बस एक चीज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे कवर्ड, उसकी जो हेडिंग्स है वो स्टडी मटेरियल से पिक की है, प्लस अंदर का डिस्क्रिप्शंस भी स्टडी मटेरियल से ही पिक किया है। तो आप ट्राई करना कि एग्जाम में सेम टू सेम हेडिंग्स लिख सको, प्लस डिस्क्रिप्शंस में भी वो वर्ड यूज कर सको जो चार्ट में मैंने यूज किए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज इंस्टीट्यूट प्रीफर करता है कि उनकी ही लैंग्वेज में उनको आंसर दिया जाए, तो उस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। पहला टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, देखिए फंक्शंस ऑफ एसएफएम। फंक्शंस ऑफ एसएफएम मतलब एसएफएम में अपन क्या काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम होता है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो वो होगा कि करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना ताकि मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। तो यहाँ पे उसको 5 स्टेप्स में डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे उसको 5 फंक्शंस में डिस्क्राइब किया है। तो देखिए क्या है फंक्शन नंबर फर्स्ट, सर्च फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आप अपना इन्वायरमेंट स्कैन करोगे। तो पहला फंक्शन होगा सर्च फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जब आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। तो सेकेंड फंक्शन आएगा आपका कि सिलेक्ट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पहले सर्च करो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, फिर उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करो ना। जब आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर ली है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से लगाएंगे। तो आप सोचोगे कि इस अपॉर्चुनिटी में अपन इक्विटी फंड लगाएंगे या बोरो करके लाएंगे अमाउंट, यानी डेप्थ फंड लगाएंगे। तो थर्ड फंक्शन होगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के यानी प्री इन्वेस्टमेंट के 3 फंक्शन है। पहला है सर्च करो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, फिर सिलेक्ट कर लो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और फिर डिटरमाइन करो कि क्या ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स रहेगा उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर 2 फंक्शन होंगे अपने पोस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होगा पहला, इस्टेब्लिश इंटरनल कंट्रोल्स। आप इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करोगे अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न दे रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस रिस्क को फेस कर रहा है, आपको टाइम टू टाइम एमआईएस मिलती रहे। तो चौथा फंक्शन होगा आपका इस्टेब्लिश इंटरनल कंट्रोल्स। और फिर 5th फंक्शन आएगा, आप रिजल्ट्स एनालाइज करो अपने इन्वेस्टमेंट के कि क्या आपके रिजल्ट्स एज पर दी एक्सपेक्टेशन थे। तो ये आपको हेल्प करेगा फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में। तो 2 पोस्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या होंगे, पहला इस्टेब्लिश करना इंटरनल कंट्रोल्स और दूसरा रिजल्ट्स एनालाइज करना। तो टोटल 5 फंक्शंस है एसएफएम के, मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहला सर्च करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दूसरा सिलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तीसरा डिटरमाइन करना है ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर 2 पोस्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन होंगे, पहला establish internal controls and second analyze the results for future decision making। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं एसएफएम के। एक बार और रिवाइज कर सकते हो आप मेरे साथ। देखिए इस लेक्चर में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ याद भी करा दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके अटेम्प्ट कर पाओ। तो अपन रिपीट करेंगे कॉन्सेप्ट बार बार। तो क्या इन्वेस्टमेंट फंक्शंस है, क्या फंक्शंस है एसएफएम के 5। पहला सर्च करना, दूसरा सिलेक्ट करना और तीसरा डिटरमाइन करना ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स। किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर चौथा फंक्शन है इस्टेब्लिश करना इंटरनल कंट्रोल्स, और फिर 5वां फंक्शन है अपना एनालाइज करना रिजल्ट्स। तो ये 5 फंक्शंस है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं।
की डिसीजंस अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, यानी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में आप कौन कौन से डिसीजंस लेते हो? तो टोटल 4 डिसीजंस लेते हैं। पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी आपको पैसा कहाँ से मिल सकता है, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो दिस डिसीजन विल डील विद द मोड ऑफ फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से ला सकते हैं, मोड ऑफ फाइनेंसिंग। तो 3 सोर्स है। पहला डेब्ट, आप डिवेंचर्स इशू कर सकते हो। दूसरा इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, या फिर दोनों का मिक्स। तो फाइनेंसिंग डिसीजन विल डील विद द मोड ऑफ फाइनेंसिंग, दैट इज डेब्ट, इक्विटी या मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। तो ये पहला डिसीजन है अपना। फिर दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप जो पैसा लेके आए हो वो कहाँ लगाओगे। तो दिस डिसीजन विल डील विद द प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो आप पैसा लाए हो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। तो इस डिसीजन में अपन क्या देखते हैं, प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे अपन फंड्स का, वो सेकंड डिसीजन है अपना। फिर तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन। तो पहले पे अपन पैसा लेके आए, दूसरे में पैसा लगाया, तो अब इससे अर्निंग्स आएगी। तो तीसरा डिसीजन आप लोगे कि इस अर्निंग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कितना शेयर होल्डर्स को देना है और कितना कंपनी में री इन्वेस्ट करना है। तो दिस डिसीजन विल डील विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, किन 2 लोगों में, शेयर होल्डर्स और कंपनी। तो 2 डिसीजन क्या होंगे डिविडेंड डिसीजन में, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स कितना देना है और री इन्वेस्टमेंट कितना करना है कंपनी में। तो 3 डिसीजन हो गए अपने। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, अपन मोड ऑफ फाइनेंसिंग डिसाइड करेंगे। दूसरा डिसीजन है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अपन देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन कर सके अपने फंड्स का। फिर तीसरा होगा डिविडेंड डिसीजन, तो उस डिसीजन में अपन डिसाइड करेंगे कि कितनी अर्निंग्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कितनी कंपनी में री इन्वेस्ट करनी है। फिर चौथा होता है आपका पोर्टफोलियो डिसीजन। तो यहाँ पे अपन अपना इन्वेस्टमेंट इवेल्युएट करते हैं क्या वो अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है, यानी जो अपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसी पाथ पे चल रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि लिमिटेड रिस्क लगा के मैक्सिमम रिटर्न्स अर्न करना। नाउ सपोज जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपके मैक्सिमम रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है जो आपका कंपनी एस्टिमेट करता है, लेकिन उसकी रिस्क ज़्यादा है, तो ये अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव से अलाइन नहीं हुआ। तो अपन टाइम टू टाइम इवेल्युएट करेंगे अपना पोर्टफोलियो, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डिसीजन। तो इसका क्या मतलब है, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में 4 डिसीजंस होते हैं, मेरे साथ रिपीट करना। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में 4 डिसीजंस होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। इस डिसीजन में अपन डिसाइड करते हैं मोड ऑफ फाइनेंसिंग, दैट इज डेब्ट, इक्विटी या मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। इस सेकंड होगा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस डिसीजन में अपन डिसाइड करेंगे प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन कैसे करें फर्म्स के फंड का, प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन कैसे करना है। फिर तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। सो दिस डिसीजंस विल डील विद द डिवीजन ऑफ अर्निंग्स बिटवीन पेमेंट टू शेयर होल्डर्स एंड री इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। और चौथा होगा अपना पोर्टफोलियो डिसीजन, तो इट विल डील विद इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करोगे बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी rather than isolated characteristics, based on their contribution to the company। वो कंपनी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि उनके आइसोलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। तो ये 4 डिसीजन है अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के। फिर आता है अपना थर्ड, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, कि स्ट्रेटेजी कितने लेवल्स पे फॉर्मुलेट होती है, यानी किन किन लेवल्स पे फॉर्मुलेट होती है और इंप्लीमेंट होती है। तो पहला लेवल होता है स्ट्रेटेजी का कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। तो इस लेवल पे स्ट्रेटेजी बनती है, मतलब यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कंपनी कौन कौन से बिजनेस में compete करेगी, कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे अपन सिलेक्ट करते हैं बिजनेस जिसमें कंपनी compete करने वाली है। देखिए, इट सिलेक्ट्स द बिजनेस इन विच कंपनी वुड compete, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनेगी। तो ये 3 फैक्टर्स कंसीडर करती है कॉर्पोरेट लेवल, 3 फैक्टर्स कंसीडर करेगा कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। पहला, सूटेबिलिटी, क्या स्ट्रेटेजी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी।
क्या स्ट्रेटजी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी, वेदर स्ट्रेटजी विल वर्क टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव। तो ये पहला फैक्टर है सूटेबिलिटी। दूसरा फैक्टर होगा फीसिबिलिटी, क्या स्ट्रेटजी फीसिबल है कंसिडरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, क्या उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और तीसरा होगा एक्सेप्टेबिलिटी, क्या स्ट्रेटजी एक्सेप्टेबल है सारे शेयर होल्डर्स को, फाइनेंशियली एज वेल एज नॉन फाइनेंशियली। मतलब सपोज आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई जो बहुत प्रॉफिट देने वाली है, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल उसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट है, अभी जैसा चल रहा है कि चाइना को बॉयकॉट किया जाए, तो हो सकता है आपके स्टेक होल्डर्स उस स्ट्रेटेजी को एक्सेप्ट ना करें। तो आपको दोनों तरीके से इवेल्युएट करना है, क्या स्ट्रेटेजी फाइनेंशियली भी एक्सेप्टेबल है और नॉन फाइनेंशियली भी एक्सेप्टेबल है। तो 3 फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखना है जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में अपन कंसीडर करते हैं। पहला सूटेबिलिटी, दूसरा फीजिबिलिटी और तीसरा एक्सेप्टेबिलिटी। तो देखिए यहीं पे डिस्क्राइब्ड है, इट कंसीडर्स 3 फैक्टर्स। पहला है सूटेबिलिटी, तो याद कीजिए सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वेदर स्ट्रेटेजी विल वर्क टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव, वेदर स्ट्रेटेजी विल वर्क फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव। फीजिबिलिटी, वेदर स्ट्रेटेजी इज फीसिबल कंसिडरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। और तीसरा है एक्सेप्टेबिलिटी, वेदर स्ट्रेटेजी इज एक्सेप्टेबल टू स्टेक होल्डर्स। तो ये फाइनेंशियली भी इवेल्युएट करना है और नॉन फाइनेंशियली भी इवेल्युएट करना है। फिर सेकंड लेवल आता है अपने स्ट्रेटेजी का, दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। तो इस लेवल पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है, जो स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट लेवल ने बनाई वो यहाँ पे बिजनेस लेवल इंप्लीमेंट करेगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बैंकिंग कंपनी है, उसने कुछ नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की स्ट्रेटेजी बनाई, तो ये कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा कि उस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या उसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो बिजनेस लेवल उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेगा, यानी उस कार्ड में जैसे रिवॉर्ड्स देना है तो उसका टेक डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड सोर्स करेंगे। तो ये बिजनेस लेवल का काम है। तो यहाँ पे अपन प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे सारी ऑपरेटिंग यूनिट्स का, टेक टीम का, बिजनेस टीम का, बिजनेस इंटेलिजेंस टीम का, कस्टमर सपोर्ट टीम का। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन करती है ऑपरेटिंग यूनिट्स का। और एक काम और करता है बिजनेस लेवल कि दे ट्राई टू डेवलप एंड मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी जो कॉर्पोरेट लेवल ने सोचा कि अपना प्रोडक्ट सबसे अलग होना चाहिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है बिजनेस लेवल। तो देखिए 2 फंक्शन क्या होंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में, प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स, सारी ऑपरेटिंग यूनिट्स का कोऑर्डिनेशन करना, एंड डेवलपिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये है अपना सेकंड लेवल। और तीसरा आता है अपना लोवेस्ट लेवल, जहां पे पब्लिक काम करती है, पब्लिक मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे डे टू डे स्ट्रेटेजी बनेगी फॉर कैरिंग आउट ऑपरेशनल एक्टिविटीज। तो अब एक चीज और है, ये जो लोएस्ट लेवल है ना, ये डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में होते हैं, तो इनको कस्टमर के फीडबैक्स मिलते हैं कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, प्रोडक्ट में क्या लूप होल्स है। तो फंक्शनल लेवल विल प्रोवाइड इनपुट्स टू द बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ कस्टमर्स। तो देखिए क्या काम है, डे टू डे स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये, फिर एग्जीक्यूट करते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। वही डे टू डे स्ट्रेटेजी का फॉर्म है कि सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल ने स्ट्रेटेजी बनाई, फिर उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया बिजनेस लेवल ने, और अब इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे फंक्शनल लेवल पे। और तीसरा काम है फंक्शनल लेवल पे, प्रोवाइड इनपुट्स टू बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ कस्टमर्स। तो 3 लेवल्स होते हैं कंपनी में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के और इम्प्लीमेंटेशन के। पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल, यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कंपनी कौन कौन से बिजनेस करने वाली है। तो 3 फैक्टर कंसीडर करता है कॉर्पोरेट लेवल। पहला है सूटेबिलिटी, क्या स्ट्रेटेजी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी। दूसरा फीजिबिलिटी, क्या स्ट्रेटेजी हमारे लिए फीजिबल है कंसीडरिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। भाई स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी बना ली टॉप लेवल की, लेकिन इतना तो अपने पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ना मैन पावर है ना पैसा है, तो फिर वो स्ट्रेटेजी किस काम की। तो अपने को फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा कॉर्पोरेट लेवल पे। फिर तीसरा होगा एक्सेप्टेबिलिटी, क्या वो स्ट्रेटेजी सारे स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्टेबल है। फिर आता है बिजनेस लेवल का काम, तो वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटेजी, तो क्या काम करेंगे, प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स।
और फिर दे विल ट्राई टू डेवलप एंड मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और तीसरा का लेवल होता है अपना फंक्शनल लेवल। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होती है और ये लोग डे टू डे स्ट्रेटेजी बनाते हैं फॉर कैरिंग आउट द ऑपरेशनल एक्टिविटीज, एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ कस्टमर्स दे प्रोवाइड इनपुट टू बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल। तो ये 3 लेवल है स्ट्रेटेजी के। चलिए तो अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक अपन ने 3 कॉन्सेप्ट किए, चलो तीनों को पहले रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले देखा फंक्शंस ऑफ एसएफएम कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजर क्या काम करता है। तो टोटल 5 फंक्शंस हैं, 3 प्री इन्वेस्टमेंट, 2 पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहला प्री इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, सर्च करो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरा क्या है, सिलेक्ट करो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और फिर देखो कि उसमें फंड्स कैसे आएंगे, यानी डिटरमाइन करो ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, वी विल एस्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल्स एंड देन एनालाइज द रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। तो 5 फंक्शंस अपन ने याद किए थे। फिर अपन ने देखा था कि कौन कौन से डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में। जब भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसमें कौन कौन से डिसीजंस होते हैं। पहला, फाइनेंसिंग डिसीजन। सो दिस डिसीजन विल डील विद द मोड ऑफ फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से आएगा। तो पहला मोड डेब्ट कैपिटल, सेकंड इक्विटी कैपिटल, या फिर आप दोनों का मिक्सचर यूज कर सकते हो, यानी मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट। सो दिस डिसीजन विल डील विद द प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कि जो पैसा हम लेके आए हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकें ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स आ सकें। फिर तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। तो अब जो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग्स होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, तो पेमेंट टू शेयर होल्डर्स कितना देना और री इन्वेस्ट कितना करना कंपनी में। और फिर चौथा डिसीजन आता है पोर्टफोलियो डिसीजन, यानी अपना इन्वेस्टमेंट इवेल्युएट करना वेदर इट इज इन लाइन विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। फिर अपन ने लेवल्स देखे स्ट्रेटेजी के। तो टोटल 3 लेवल होते हैं स्ट्रेटेजी के। पहला कॉर्पोरेट लेवल, वहाँ स्ट्रेटेजी बनती है। फिर बिजनेस लेवल, यहाँ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है। और फिर आता है अपना फंक्शनल लेवल, यहाँ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होती है। तो कॉर्पोरेट लेवल क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा बिजनेस के किस किस टाइप ऑफ बिजनेस में कंपनी कंपीट करेगी। तो 3 फैक्टर्स कंसीडर करेगा, सुटेबिलिटी, क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा स्ट्रेटेजी से। दूसरा फिजिबिलिटी, क्या वो फिजिबल है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। तीसरा एक्सेप्टेबिलिटी, क्या वो स्ट्रेटेजी एक्सेप्टेबल है स्टेक होल्डर्स को। फिर आता है अपना बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। तो वो सारे ऑपरेटिंग यूनिट्स का प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे, प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स, एंड दे विल ट्राई टू मेंटेन एंड डेवलप द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और फिर तीसरे लेवल का काम है फंक्शनल लेवल पे कि डे टू डे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना, यानी डे टू डे स्ट्रेटेजी बनाना फॉर कैरिंग आउट ऑपरेशनल एक्टिविटीज, और बिजनेस लेवल ने जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है उसको एग्जीक्यूट करना। और फिर थर्ड टास्क है टू प्रोवाइड इनपुट्स टू बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल। तो ये 3 टॉपिक्स अभी तक किए अपन ने। फिर चौथा है इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंटरफेस का मतलब होता है लिंकेज। इसका मतलब कि ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं या ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ फाइनेंशियल पॉलिसी भी इन्वॉल्व होती है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे अपन मैनेजमेंट भी देखते हैं और फाइनेंशियल पॉलिसी भी इन्वॉल्व करते हैं। तो टोटल ऐसे 4 इंटरफेस हैं। पहला है सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये आपके डिसीजन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि अगर क्वेश्चंस में क्लियर इंटरफेस लिखा है तो आप ये वाली हेडिंग्स लिख के आए, बिकॉज इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप वही लिखें जो उनके मटेरियल में है, और अगर की डिसीजंस पूछे हैं तो ऊपर वाले टॉपिक्स लिखे जाएं। तो देखिए पहला है सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो प्राइमरीली 3 सोर्स होते हैं फाइनेंस के। पहला, आप ओनरशिप कैपिटल से पैसा ला सकते हो, यानी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। आप पैसा बोरो करके ला सकते हो, यानी डिबेंचर्स इशू कर सकते हो या लोन्स ले सकते हो। और तीसरा अदर सोर्सेज हो जाएंगे, जिसमें आपके पब्लिक डिपॉजिट्स, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, तो सारे अदर सोर्सेज हो जाएंगे। तो देयर आर टोटल 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पहला है ओनरशिप कैपिटल लाइक इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है बोरोड कैपिटल लाइक डिबेंचर्स, और तीसरा होगा अदर्स, जिसमें आपके पब्लिक डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट,
तो ये जो अदर्स है ना, ये प्राइमरीली मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म होते हैं। आपके जो ऊपर के दो सोर्स हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, और जो अदर्स में दिए हैं ना, ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म सोर्स होते हैं फाइनेंस के। सेकंड है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब डिसाइड करना मिक्स ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी कैपिटल, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए। तो हियर यू विल डिसाइड द डिजायर्ड मिक्स ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी कैपिटल। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ, कि नॉर्म्स फॉर डेप्थ इक्विटी रेशियो मस्ट बी फॉलोड। कुछ प्रिस्क्राइब नॉर्म्स रहते हैं जहां पे जो आप अगर फॉलो करते हो तो आपकी रिस्क मिनिमम होती है। तो ट्राई टू एंश्योर कि वो डेप्थ इक्विटी रेशियो के नॉर्म्स फॉलो हो। तो दो पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर में, डिसाइडिंग द डिजायर्ड मिक्स ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी, कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आपका बिजनेस की रिस्क कितनी है, बिजनेस किस टाइप का है। और फिर फॉलो डेप्थ इक्विटी रेशियो नॉर्म्स। तो पहला इंटरफेस था सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसमें अपन ने 3 सोर्सेज देखे थे, ओनरशिप कैपिटल, दूसरा बोरोड कैपिटल, तीसरा अदर सोर्सेज। फिर अपन ने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कितना डेप्थ और कितना इक्विटी होना चाहिए। और फिर एक चीज का ध्यान रखना है कि डेप्थ इक्विटी रेशियो के नॉर्म्स फॉलो करना है। फिर तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो यहाँ पे जो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इट इज रिलेटेड टू इंटरनल इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी में ही इन्वेस्ट करना। एक होता है इन्वेस्टमेंट, आप बाहर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, सपोज आपने कोई कंपनी का शेयर आइडेंटिफाई किया है जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों में आता है, वो है इंटरनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आएगा आपका इंटरनल इन्वेस्टमेंट। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप पॉलिसी फ्रेम करोगे कि कितना करंट एसेट्स में पैसा लगाना है और कितना फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है। तो यू विल फ्रेम द पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। और 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अपन टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो किस तरीके से इंटरनल इन्वेस्टमेंट करोगे? पहला, आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दो, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा जिससे आपको फिर अर्निंग स्टार्ट होगी। तो पहला होगा एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, या फिर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा दो, ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने लग जाओ, तो इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या फिर आप दोनों चीज मत करो, ना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो नया लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाओ। आप जो पैसा है ना, वो एग्जिस्टिंग यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए एक नया प्रोसेस फॉलो कर लो, या उसकी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उसमें कुछ चेंजेस कर दो, तो आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पर्पस होता है कि प्रॉफिट बढ़ाना, तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऑपरेशन लेवल बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। या फिर आप दोनों चीज मत करो, आप कॉस्ट रिडक्शन पे सोच लो, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइडिंग द न्यू अप्रोच, एक नए तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, या फिर मॉनिटर करना क्रिटिकल एक्टिविटीज फॉर कॉस्ट रिडक्शन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 पॉइंट है। पहला, फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे सोचना कि कौन सा फॉलो करना है। तो 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। पहला, एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सेकंड, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और तीसरा, मॉनिटर क्रिटिकल एक्टिविटीज या डिसाइडिंग अ न्यू अप्रोच फॉर कॉस्ट रिडक्शन। तो ये 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। फिर चौथा होगा आपका डिविडेंड डिसीजन, जो अपन ने ऊपर देखा था कि जो अर्निंग्स करोगे उसमें से कितनी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है एज डिविडेंड और कितनी री इन्वेस्ट करनी है कंपनी में। तो 3 डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर सकता है कंपनी। पहला, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, यानी सेम डिविडेंड दे रहा है हर साल। सेकंड, कांस्टेंट परसेंटेज डिविडेंड पॉलिसी, यानी अर्निंग्स का एक कांस्टेंट परसेंटेज आप डिविडेंड दो, या फिर दोनों का एक मिक्स पॉलिसी बनाओ कि एक स्मॉल या मिनिमल अमाउंट तो फिक्स रहेगा, प्लस डिपेंडिंग अपॉन द अर्निंग्स आप एक परसेंटेज रेशियो भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स में। तो 3 पॉइंट है। पहला, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स कितना होगा, दूसरा, री इन्वेस्टमेंट कितना होगा कंपनी में। तो ये दोनों पॉइंट रिलेटेड है टू द डिवीजन ऑफ अर्निंग्स। और फिर तीसरा है कि डिविडेंड पॉलिसी कितने टाइप की हो सकती है। पहली, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, यानी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट परसेंटेज मतलब एक अर्निंग्स का कांस्टेंट परसेंटेज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, और तीसरा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन।
मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वही वापस बता रहा हूँ कि सारे मेन वर्डिंग्स स्टडी मटेरियल के पिक किए हैं। तो जब आप इन डिसीजंस को या हेडिंग्स को डिस्क्राइब करोगे तो ट्राई टू एंश्योर कि ये वर्डिंग्स यूज कर पाओ, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 4 इंटरफेस कौन कौन से हैं। पहला है अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो इसमें टोटल 3 सोर्स है। ओनरशिप कैपिटल लाइक इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दूसरा बोरोड कैपिटल लाइक डेब्ट या फिर लोन्स भी ले सकते हो, तीसरा अदर सोर्सेज। तो ये शॉर्ट और मीडियम टर्म के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं ये याद रखना है। तो इसमें आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट्स, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इस टाइप के सोर्सेस। सेकंड होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कितना इक्विटी लाना है, कितना डेप्थ लाना है। तो डिसाइडिंग द डिजायर्ड मिक्स ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि डेप्थ इक्विटी रेशियो के नॉर्म्स फॉलो हो। तीसरा है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो ये इंटरनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये इंटरनल वर्ड मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या चीज लिखनी है यहाँ। तो इंटरनल इन्वेस्टमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, एक फिक्स्ड असेट्स में और एक करंट असेट्स में। और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट या फिर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और तीसरा होगा आपका कि डिसाइडिंग अ न्यू अप्रोच या फिर मॉनिटरिंग द क्रिटिकल एक्टिविटीज फॉर कॉस्ट रिडक्शन। और चौथा इंटरफेस है डिविडेंड डिसीजन, तो ये है आपका कि कितनी अर्निंग्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है एज डिविडेंड, कितनी कंपनी में री इन्वेस्ट करनी है, और डिविडेंड पॉलिसी कितने टाइप की होती है ये भी इसमें आएगा। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट परसेंटेज और कॉम्बिनेशन ऑफ 2। तो ये 4 इंटरफेस है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी आप फाइनेंशियल गोल्स में और सस्टेनेबल ग्रोथ में किस तरीके से बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज जो करनी है, एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट कर लो। सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट कर लो। तो आप पूछोगे इसका मतलब क्या होता है, तो भाई आंसर 4 पॉइंट का है, उन चारों में सब कुछ क्लियर होगा। तो सुनिए, सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट करना मतलब एक ऐसी पॉलिसी जहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ रेट है ना, इट विल बी क्लोज टू दी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, कि क्या ग्रोथ रेट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगा फ्यूचर में। तो पहला पॉइंट है सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट करना, दैट विल फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। अब सस्टेनेबल ग्रोथ का क्या मतलब, तो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है कि आप मैक्सिमम ग्रोथ कितनी अचीव कर सकते हो गिवन कि आपके असेट का यूटिलाइजेशन लेवल, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड डेप्थ रेशियो चेंज नहीं हो। तो ये 3 चीज को कांस्टेंट रख के आप जितनी मैक्सिमम ग्रोथ कर पाओगे ना, वो होगी सस्टेनेबल ग्रोथ। पहला, असेट का यूटिलाइजेशन लेवल सेम रहना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम रहना चाहिए और डेप्थ रेशियो सेम रहना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 2 पॉइंट, सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी शुड बी एडॉप्टेड। वर्ड याद रखिए, सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी, और ये किस चीज पे फोकस करेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ पे। और सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ मींस मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ विथ गिवन असेट यूटिलाइजेशन, डिविडेंड पे आउट एंड डेप्थ रेशियो। 3 चीज याद रखनी है, असेट यूटिलाइजेशन, डिविडेंड पे आउट और डेप्थ रेशियो आपका सेम रहेगा। तो होगा आपका सस्टेनेबल ग्रोथ मींस मैक्सिमम ग्रोथ रेट विथ गिवन असेट यूटिलाइजेशन, डिविडेंड पे आउट एंड डेप्थ रेशियो। और इसको मेजर कैसे करते हैं, आपने ग्रोथ रेट बहुत सारे चैप्टर्स में निकालना सीखी है, वो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होती है, बिकॉज वो अपन कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो उसी को सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं। और कैसे मेजर करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। अपन ने कितने चैप्टर्स में G इज टू BR लिखा है, तो यहाँ R है रिटर्न ऑन इक्विटी और B है आपका रिटेंशन रेशियो। तो वो कैसे निकला, 1 माइनस डिविडेंड रेशियो से। तो 3 पॉइंट हो गए अपने। पहला, सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट करना, ये ही बैलेंस क्रिएट करेगा। और फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब है कि सस्टेनेबल ग्रोथ आए, और सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ, और उसको कैसे मेजर करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। और ये 4th पॉइंट जो है ये अलग से दिया है क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में ही है, लेकिन ये अपन 2nd पॉइंट में कवर कर चुके हैं कि आप कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रखने वाले हो फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सस्टेनेबल ग्रोथ अज्यूम्स दैट बिजनेस मेंटेन्स
कांस्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने ऊपर बताया था डेप्थ रेशियो सेम रहेगा, डेप्थ रेशियो सेम रहेगा मतलब ना नई इक्विटी आने वाली है ना नया डेप्थ आने वाला है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कांस्टेंट रहेगा। और सेकंड है कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये भी ऊपर कवर किया था। तो टोटल 4 पॉइंट आपको जो याद करने हैं, पहला है सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट करना, दैट विल फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब मैक्सिमम रेट जो आप अचीव कर सकते हो विथ गिवन असेट यूटिलाइजेशन, डिविडेंड पेमेंट एंड डेप्थ रेशियो। तो आखिरी के जो 2 पॉइंट है ना, उस पर आपका एक नया पॉइंट बनेगा नीचे कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट अज्यूम्स कि कैपिटल स्ट्रक्चर कांस्टेंट रहने वाला है और डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। और इसको कैसे मेजर करेंगे ये भी बताएंगे कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। ये 4 पॉइंट है, बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। फिर अपन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी प्री रिक्विसाइट, कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कैसे कर पाएगी, यानी व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी प्री रिक्विसाइट्स, यानी व्हाट थिंग्स विल मेक एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। तो पहला है इसमें डायरेक्शन, यानी क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए अपनी कंपनी के पास अगर उसको सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे ना मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आता है, दैट इज सूरमा का, जहाँ पे तापसी अपने हीरो से बोलती है व्हेन इज नॉट एबल टू शूट द गोल्स, कि अगर लाइफ में गोल होगा ना तो यहाँ भी गोल हो जाएगा। तो ये बात हर जगह अप्लाई होती है कि अगर क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी के लिए पहला आपके पास क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा है एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स इफेक्टिवनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपनी इफेक्टिवनेस इंडस्ट्री को बता सके कि हम कितने इफेक्टिव हैं, तो इससे उनको काम मिलेगा प्लस उनको एडिशनल रिसोर्सेस मिलेंगे। इट विल हेल्प टू लेवरेज फर्दर रिसोर्सेस। तो एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स इफेक्टिवनेस ये सेकंड फैक्टर है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू स्कैन द इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क। आप अपने आसपास देख सको कि कहाँ से काम मिल सकता है, तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए इन्वायरमेंट को स्कैन करने की, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो तीसरा मेन पॉइंट है स्कैनिंग एबिलिटी। चौथा है आप अपने स्टाफ को रिटेन कर पाओ प्लस कॉम्पिटेंट स्टाफ को अट्रैक्ट कर पाओ। आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि कॉम्पिटेंट स्टाफ आपकी कंपनी में अट्रैक्ट हो। तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द कॉम्पिटेंट स्टाफ, तो स्टाफ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए। और पांचवा है अपना एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फाइनेंशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एम्प्लॉय को वर्किंग कंडीशंस अच्छे मिलनी चाहिए, आपका थोड़ा लुकआउट अच्छा होना चाहिए, तो वो आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में। और फाइनेंशियल मतलब आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए। तो ये 5 हुए और छठा पॉइंट भी है जो अपन शॉर्टकट में याद रखेंगे, तो ये है कम्युनिटी सपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिटी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इस टॉपिक को आप कैसे याद रखोगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगी अगर उसके पास देसी कम्युनिटी सपोर्ट है। तो देसी से पहले आपके 5 पॉइंट बनेंगे और छठा पॉइंट है आपका कम्युनिटी सपोर्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिटी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो डी से आएगा आपका डायरेक्शन, ई से आएगा इफेक्टिवनेस, कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी इफेक्टिवनेस डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। फिर थर्ड टर्म है एस, तो एस में आएगा अपना कि एबिलिटी टू स्कैन द इन्वायरमेंट, स्कैनिंग एबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। चौथा एस है तो वो आएगा आपका स्टाफ, कि ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द कॉम्पिटेंट स्टाफ। और पांचवा है आई, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये देसी खत्म, और फिर आता है कम्युनिटी सपोर्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, कुछ सोशल कॉजेस के लिए डोनेशन देके और इस टाइप के वर्क करके। तो टोटल 6 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगर पूछा जाए कि व्हाट विल मेक एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, तो वो है देसी कम्युनिटी सपोर्ट,
D फॉर डायरेक्शन, E फॉर इफेक्टिवनेस, S फॉर स्कैनिंग एबिलिटी, फिर S फॉर आएगा आपका कंपिटेंट स्टाफ, फिर I फॉर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 6th पॉइंट आएगा गेट कम्युनिटी सपोर्ट। चलिए अब इस चैप्टर का सिर्फ एक पॉइंट बचा है, यानी एक टॉपिक बचा है अपने पास। ये अपन ने देखा ऑर्गेनाइजेशन कैसे सस्टेन कर पाएगा, और फिर लास्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली कैसे सस्टेन कर पाएगा, यानी लॉन्ग टर्म में कैसे प्रॉफिट कमा पाएगा। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी प्रीरिक्विजिट्स। पहला प्रीरिक्विजिट है ऑर्गेनाइजेशन के पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है कि इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर वन स्टेप बिहाइंड पॉवर्टी। अगर आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है तो आप पॉवर्टी से सिर्फ एक स्टेप पीछे हो। इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सस्टेन करना है तो एक से ज्यादा सोर्स होनी चाहिए इनकम के। दूसरा है मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। तो दोनों पॉइंट में डिफरेंस है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो एक मेरी इनकम होगी कि मुझे जो फीस मिलती है स्टूडेंट से। नाउ सपोज मैं कहीं पे इन्वेस्ट भी करता हूँ, जैसे मैं शेयर मार्केट भी करता हूँ, तो वो मेरी अनदर सोर्स हो गई। तो ये मेरे दो डिफरेंट सोर्स हुए इनकम के। तो सेकंड वाले पॉइंट का क्या डिफरेंस है कि मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। नाउ सपोज जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो इसमें एक तो मेरे पास इनकम आएगी जो आप मुझे फीस देंगे। नाउ सपोज मैं कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करता हूँ तो मुझे यूट्यूब से भी इनकम होगी। तो मैं एक ही सोर्स से दो तरीके से इनकम कमा रहा हूँ, यानी टीचिंग से दो इनकम आ रही है। तो ये होगा मेरा मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, सेकेंड है मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। फिर तीसरा है आप रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग करो कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से विड्रॉ करना है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो तीसरा है रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर चौथा है एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम। आपके फाइनेंशियल सिस्टम एडिक्वेट होना चाहिए। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं एक क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी हूँ। मैं अपने क्रेडिट कार्ड्स पे जो भी परचेजेस होते हैं उस पर रिवॉर्ड्स देता हूँ कस्टमर्स को। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आइडेंटिफाई कर पाए कि ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स अर्न कर रहे हैं। तो मेरा फाइनेंशियल सिस्टम इतना फुल प्रूफ होना चाहिए कि मुझे हाईलाइट्स हो अपने रिपोर्टिंग में कि कौन कौन से कस्टमर्स ज्यादा रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि कोई मिसयूज कर रहा है क्या मेरे प्रोडक्ट का, और अगर मिसयूज कर रहा है तो मैं उस लूपहोल को बंद करूं। तो ये आएगा आपका एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम। फिर फिफ्थ है आपका गुड पब्लिक इमेज। आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होनी चाहिए। तो आप सोच रहे हो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्यों, तो इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है कि अगर आपकी पब्लिक में इमेज अच्छी है तो आपको जब भी पैसे की जरूरत होगी तो आपको कोई भी पैसे दे देगा। हैव अ गुड पब्लिक इमेज। और फिर लास्ट है आपका 6th पॉइंट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले पाओ, यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो ये टोटल 6 पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फाइनेंशियली सस्टेन करना है तो। पहला मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। तीसरा है रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग। चौथा है एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम। पांचवा है गुड पब्लिक इमेज। और 6th है अपना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये अपना 7 टॉपिक्स थे इस चैप्टर में। पूरा स्टडी मटेरियल का पार्ट यहाँ पे इस चार्ट में कवर किया है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ याद भी हो चुका होगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। इस चार्ट को आप अपने पास रखें। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने में, अगर ये आपके पास चार्ट है। ट्राई कि एग्जाम में आप मेन हेडिंग्स सेम लिख सको जो स्टडी मटेरियल में यानी इस चार्ट में दी है, और अंदर का डिस्क्रिप्शन में अगर आप ये वर्डिंग्स यूज कर पाए तो पूरे नंबर मिलने के चांस है। चलिए यहाँ जाके अपना चैप्टर खत्म होता है, फिर अपन अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।